यो ब्रह्मांडं विदधाति पूर्वं यो वै वेदांश्च प्रणोति तस्मै तमहदेवमात्मबुद्धिप्रकाशं मुमुक्षुर्वै शरणमहं प्रपद्ये। साध्याभावद अवृत्तमिति वृत्तम वृत्ति भावे निष्ठा प्रत्यात्। अब यहाँ से पंचलक्षणी का प्रथम लक्षण कहा जा रहा है। अब प्रथम लक्षण में क्या समास है, मथुरानाथ जी उसका प्रदर्शन कर रहे हैं। साध्याभावद अवृत्तम, ये जो है व्याप्ति का लक्षण या स्वरूप है। वृत्तम वृत्ति ही, वृतु वर्तने धातु से यहाँ पर अक्ता अक्तवतो निष्ठा, इस सूत्र से अक्ता प्रत्यय हुआ है, इससे वृत्तम यह शब्द बना है, जिसका अर्थ है वृत्ति। अगर वृतु वर्तने धातु से भाव में तीन किया जाए तो वृत्ति शब्द बनेगा। अतः वृत्तम कहिए या वृत्ति शब्द कहिए, ये दोनों ही समानार्थक हैं। भावे निष्ठा प्रत्ययात, यहाँ पर निष्ठा प्रत्यय भाव में हुआ है। निष्ठा प्रत्यय कर्ता में भी होता है, कर्म में भी होता है और भाव में भी होता है। तो यहाँ पर निष्ठा प्रत्यय भाव में हुआ है। वृत्तस्य अभावो अवृत्तम, तो पहला जो वाक्य है वो बन रहा है वृत्तस्य अभावो अवृत्तम। ये अव्ययी भाव समास कर रहे हैं। इस तरह से अवृत्तम शब्द निष्पन्न होता है। वृत्य भाव इति यावत्, जिसका अर्थ है वृत्य भाव, तो अवृत्तम का अर्थ हो गया वृत्य भाव। साध्याभावतो अवृत्तम, साध्याभाववद अवृत्तम। यहाँ पर जो है साध्याभाववतः, यहाँ पर जो है षष्ठी तत्पुरुष समास जो है यहाँ पर कर रहे हैं। साध्याभावतो अवृत्तम इति साध्याभावद दवृत्तम। साध्याभावद वृत्ति भाव इति यावत्, अर्थात साध्याभावद अवृत्तम, इसका अर्थ है साध्याभावद वृत्ति भाव। तद यत्रास्ति इति स साध्याभावद वृत्ति, वह जहाँ पर है साध्याभाव वद अवृत्तम यत्रास्ति इति स साध्याभावद वृत्ति। मत्वर्थी इन प्रत्यात्, यहाँ पर जो है मत्वर्थी इन प्रत्यय हुआ है। तस्य भावः साध्याभावद अवृत्तम, अर्थात साध्याभावद वृत्तिनः भावः, साध्याभावदवृत्तिनः भावः साध्याभावद दवृत्तित्वम् इति। तथा च साध्याभावद वृत्त्यभावत्वम्, और इसका साध्याभावद अवृत्तित्वम् का अर्थ हो गया साध्याभावद वृत्त्यभावत्वम् इति फलितम् इति प्रांचः। ऐसा जो है प्राचीन लोग यहाँ पर समास का प्रदर्शन करते हैं। अब प्राचीनों के इस समास में दोष दिखाते हुए ग्रंथकार कहते हैं तद असत न कर्मधारयान मत्वर्थीयो बहुव्रीहिश्चेत तदर्थ प्रतिपत्तिकरः। कर्मधारय समास के बाद मत्वर्थी प्रत्यय नहीं किया जाता है यदि बहुव्रीहि समास से ही उस अर्थ की प्रतिपत्ति यानी ज्ञान हो जाए। यदि वह अर्थ केवल बहुव्रीहि के द्वारा जान लिया जाए तो कर्मधारय समास के बाद जो है मत्वर्थी प्रत्यय नहीं करना चाहिए, क्योंकि कर्मधारय के बाद जब मत्वर्थी प्रत्यय करेंगे तो दो वृत्ति माननी पड़ेगी, और केवल यदि बहुव्रीहि समास किया जाए तो एक ही समास वृत्ति माननी पड़ेगी, तद्धित वृत्ति मानना नहीं पड़ेगा। तो इसलिए इसमें लाघव होगा कि कर्मधारय समास के बाद मत्वर्थी प्रत्यय वहाँ पर नहीं किया जाएगा यदि बहुव्रीहि समास से ही वह अर्थ लब्ध हो जाता है। ठीक यहाँ पर जो है अब कर्मधारय समास के बाद मत्वर्थी समास नहीं किया जाता है, नियम यह कह रहा है, और यहाँ पर तो कर्मधारय समास है नहीं, तो इसको कैसे संगति लगाई जाए। इस पर सबसे पहले इसका उदाहरण देखते हैं कि कर्मधारय समास के बाद मत्वर्थी प्रत्यय कहाँ पर नहीं किया गया है, जहाँ पर बहुव्रीहि मात्र से उस अर्थ का बोध हो जाता है। उदाहरण है पीताम्बरो हरि, पीतम अंबरम यस्य इति पीताम्बरः। अन्य पदार्थ प्रधान होने से हरि का यह विशेषण हो गया। तो पीताम्बरो हरि,
इस तरह का प्रयोग होता है। अब यहीं पर जो है पीतम च तत् अंबरम इति पीतांबरम, पीतम च तत् अंबरम इति पीतांबरम, ऐसा कर्मधारय समास कर दें। और पीतांबरम अस्यास्ति इति पीतांबरवान, पीतांबरम अस्यास्ति इति पीतांबरवान हरिहि, इस तरह का भी प्रयोग होना चाहिए, जबकि यह प्रयोग नहीं होता है। क्यों नहीं होता है? जो यह नियम है न कर्मधारयान मत्वर्थीय बहुव्रीहिश्चेत् तदर्थ प्रतिपत्तिकरः, इस नियम का यहाँ पर विरोध हो रहा है। इसलिए कर्मधारय समास के बाद मत्वर्थी प्रत्यय यहाँ पर नहीं किया जाएगा, क्योंकि बहुव्रीहि मात्र से पीतम अंबरम यस्य केवल एक ही वृत्ति मान लेने से यदि वह अर्थ लब्ध हो जा रहा है तो पीतांबर हरि प्रयोग करना होगा, पीतांबरवान हरि यह प्रयोग ठीक नहीं होगा। तो कर्मधारय समास के बाद मत्वर्थी प्रत्यय नहीं किया जाता है, ये इसका उदाहरण हो गया। तत्र कर्मधारय पदस्य बहुव्रीहितर समास परत्वात्, यहाँ पर जो कर्मधारय समास है बहुव्रीहितर समस्त समास का परिचायक है यह, क्योंकि प्रकृति में जो समास हम दिखा रहे हैं वो कर्मधारय समास तो नहीं दिखा रहे हैं। अतः कर्मधारय यह नियम केवल कर्मधारय के बाद मत्वर्थी का निषेध कर रहा है। हाँ, अव्ययी भाव के बाद या तत्पुरुष के बाद मत्वर्थी का निषेध तो नहीं कर रहा है, जबकि प्रकृति में ऐसी स्थिति है। तो उसके लिए कह रहे हैं कि कर्मधारय पद जो है बहुव्रीहितर समास का उपलक्षक है। कैसे यह जाना गया उस पर उदाहरण बता रहे हैं। अगुणवत्तम इति साधर्म व्याख्यानावसरे गुण प्रकाश रहस्य तद्दिधीति रहस्य च स्फुटम। प्रशस्त पाद भाष्य पर किरणावली टीका है उदयनाचार्य की। उस किरणावली टीका के कर्म प्रकरण में लगभग समाप्ति की तरफ रहता है, लगभग कर्म प्रकरण में। तो उस कर्म प्रकरण में अगुणवत्वम, ये कर्मादिकों का साधन में, गुणादिकों का और कर्मादिकों का साधन बताया गया है, लेकिन कर्म प्रकरण में बताया गया है। तो अगुणवत्तम यह साधन में जहाँ पर बताया गया है वहाँ पर कह रहे हैं गुण प्रकाश रहस्य तद्दिधीति रहस्य च स्फुटम। तो जो गुण किरणावली है उस पर गुण प्रकाश टीका है वर्धमानोपाध्याय की, यानी प्रकाश टीका है किरणावली पर, और उस प्रकाश टीका पर रघुनाथ शिरोमणि की दिधीति टीका है। उस दिधीति रहस्य में वहाँ पर यह बात स्पष्ट हो जाती है, दिधीति रहस्य च स्फुटम। तो मथुरानाथ जी कह रहे हैं कि अगुणवत्वम यहाँ पर कर्मधारयादि समास के बाद जो है मत्वर्थी प्रत्यय नहीं किया गया है, यदि बहुव्रीहि समास से उस अर्थ की लब्धि हो जाती है। अब यहाँ पर क्या समास है ये देखना होगा। कहते हैं समास यहाँ पर गुणस्य अभावो अगुणम, ऐसा अव्ययी भाव समास कर देंगे। और तद यत्रास्ति इति अगुणवान तस्य भावः अगुणवत्वम। अब गुणस्य अभावः अगुणम जब करेंगे तो इसका अर्थ हो गया गुणाभाव, गुणस्य अभावः अगुणम यानी गुणाभाव। और तद यत्रास्ति इति अगुणवान यानी गुणाभावान। तो गुणाभावान तो उत्पत्ति कालावच्छेदेन जो द्रव्य है, जिस द्रव्य की अभी उत्पत्ति है, आद्यक्षण संबंध जिसके साथ, जिस द्रव्य के साथ हो रहा है, ऐसे जो उत्पत्तिमान द्रव्य है आद्यक्षण में वह निर्गुण और निष्क्रिय होता है। तो निर्गुण होगा तो गुणाभावान वह भी द्रव्य हो जाएगा। तो गुणस्य अभावो अगुणम ऐसा कहने से गुणाभावार्थ लब्ध हुआ। और तद यत्रास्ति इति अगुणवान, इससे जो है गुणाभावान उत्पत्तिकालीन जो द्रव्य है वह भी गुणाभावान हो गया। तस्य भावः अगुणवत्वम, तो उत्पत्तिकालीन जो द्रव्य है उसमें अगुणवत्व यह साधर्म्य रह जाएगा। जबकि यह साधर्म्य गुणादिकों का है, गुण का है, कर्म का है, सामान्य विशेष समवाय भाव, इन सबका अगुणवत्व यह साधर्म्य है, द्रव्य का यह साधर्म्य नहीं है। और अगुणवत्व यह साधर्म्य जो है द्रव्य में ही अतिव्याप्त हो गया।
अब इसलिए जो है इस व्युत्पत्ति को स्वीकार नहीं किया जाता है। दूसरी स्थिति यह बन सकती है न गुणः अगुणः, यानी गुण भिन्न, और अगुणः स्यास्तीति अगुणवान, अगुणः स्यास्तीति अगुणवान। तो न गुणः अगुणः करेंगे तो गुण भिन्न अर्थ आएगा, और तद यत्रास्तीति यदि अगुणवान यानी गुण भेदवान, और तस्य भावः अगुणवत्वम, यदि ऐसा अर्थ करेंगे तो भी वही स्थिति आएगी, क्योंकि न गुणः अगुणः गुण भिन्न कहेंगे तो गुण भिन्न तो द्रव्य होता ही है, और स यत्रास्तीति अगुणवान तो पुनः द्रव्य हो जाएगा गुण भेदवान। तस्य भावः अगुण भेदवत्व, यह जो अगुण भेदवत्व पुनः द्रव्य में व्याप्त हो जाएगा। अतः यहाँ नए समास के बाद यदि आप मत्वर्थी समास करेंगे तो वो भी अभिष्ट नहीं हो पाएगा, और पूर्व में गुणस्य अभावो अगुणम ये अव्ययी भाव समास किए हैं, और उस अव्ययी भाव समास के बाद तद यत्रास्तीति अगुणवान ऐसा जो मत्वर्थी प्रत्यय किए हैं, ऐसा समास करने पर भी यह द्रव्य में जो है लक्षण चला जा रहा है अगुणवत्तम, यह लक्षण जो है यह साधर्म्य जो है द्रव्य में चला जा रहा है। तो यह साधर्म्य गुणादिकों का है, द्रव्य में न जाए, इसलिए इसकी व्युत्पत्ति करते हैं गुणः अस्यास्तीति गुणवान, गुणः अस्यास्तीति गुणवान, तो गुणवान हो गया द्रव्य, और न गुणवान इति अगुणवान यानी गुणवद भिन्न, तो गुणवद हो गया द्रव्य, तद भिन्न गुणादि हो जाएंगे। तस्य भावः अगुणवत्वम, तो यह जो अगुणवत्व है यह गुणादिकों का साधर्म्य बन जाएगा। अब यहाँ पर जो है अव्ययी भाव समास करने के बाद मत्वर्थी प्रत्यय करने पर भी यह साधर्म्य द्रव्य में अतिव्याप्त हो जा रहा था। नए समास करने के बाद भी यदि हम मत्वर्थी प्रत्यय करते हैं तब भी यह जो है द्रव्य में अतिव्याप्त हो जा रहा था। अतः केवल बहुव्रीहि समास करने से यदि उस अर्थ की लब्धि हो जाती है, वह अर्थ हमें मिल जा रहा है, तो यहाँ पर भी यह जो है न कर्मधारयान मत्वर्थी है बहुव्रीहि से तदर्थ प्रतिपत्तिकरः, यह नियम यहाँ पर भी लगता है। तो यहाँ पर अगुणवत्व इस साधर्म के व्याख्यान के अवसर पर जो है गुण प्रकाश में और तद्विधि रहस्य में रघुनाथ शिरोमणि ने यहाँ पर बताया है कि यहाँ पर इसी नियम के आधार पर जो है यहाँ पर अव्ययी भाव समास के बाद मत्वर्थी प्रत्यय या नए समास के बाद जो है मत्वर्थी प्रत्यय यहाँ पर नहीं किया जाएगा, केवल बहुव्रीहि समास से यदि वह अर्थ मिल जाए। यहाँ पर जो गुणः स्यास्तीति गुणवान और न गुणवान इत्यगुणवान तस्य भाव अगुणवत्तम, ये जो सिद्धांततया जो समास किया गया है, यद्यपि यह समास जो है मत्वर्थी प्रत्यय परक है, बहुव्रीहि समास इसको नहीं कह सकते, फिर भी मत्वर्थी प्रत्यय जो होता है वो बहुव्रीहि अर्थ में ही प्रयुक्त होता है, उसका अलग से कोई अर्थ नहीं होता है। बहुव्रीहि समासोयम मत्वर्थीय प्रवर्तते, बहुव्रीहि समासोयम मतुबर्थे विधीयते अस्यात्रेति संबंधे मत्वर्थीय प्रवर्तते, ऐसा कहा गया है प्राचीनों के द्वारा। तो बहुव्रीहि समास जो है मतुबर्थ में ही विधान होता है, इसलिए यहाँ पर जो है बहुव्रीहि समास माना जाता है, यानी मत्वर्थी प्रत्यय है तो बहुव्रीहि समास का ही एक प्रकार है। तो यहाँ पर जो अव्ययी भाव इत्यादि समास के बाद मत्वर्थी प्रत्यय हुआ है, इससे पता चलता है कि इसी नियम के विरोध के कारण तो यहाँ पर कर्मधारय समास जो है बहुव्रीहितर समास का परिचायक है, यह स्पष्ट हो जाता है। तच्च गुणवत्तमिति साधन व्याख्यानावसरे गुण प्रकाश रहस्य तद्विधि रहस्य च स्फुटम, यह जो है यहाँ की स्थिति है। अब कुछ लोग कहते हैं कि कर्मधारय समास के बाद जो मत्वर्थी प्रत्यय नहीं किया जाता है, बहुव्रीहि समास से ही यदि उस अर्थ की प्राप्ति हो जाए तो नीलोत्पल वत्सरः क्यों प्रयोग होता है। नीलम च तदुत्पलम इति नीलोत्पलम तदस्यास्ति इति नीलोत्पलवत् सरः, इस तरह का प्रयोग होता है।
तो यहाँ पर जो है कर्मधारय समास करने के बाद पुनः मत्वर्थी प्रत्यय किया गया है, तो इस सिद्धांत का तो विरोध हो गया। न कर्मधारयान मत्वर्थी यहाँ बहुव्रीहिश्चेत् तदर्थ प्रतिपत्तिकरः। तो इसका मतलब है कि कर्मधारय समास के बाद भी मत्वर्थी प्रत्यय कहीं कहीं किया जाता है। अन्यथा नीलोत्पलवत् सरः ऐसा प्रयोग न करके नीलम उत्पलम यत्र इति नीलोत्पलम सरः ऐसा प्रयोग करना चाहिए। तो नीलोत्पलम सरः ऐसा प्रयोग न करके नीलोत्पलवत् सरः ये प्रयोग किया जाता है। इसका मतलब यह नियम सार्वत्रिक नहीं है। और भी रक्तदंडवान पुरुषः यह प्रयोग होता है। रक्तस्यासौ दंडः रक्तदंडः तदस्यास्तीति रक्तदंडवान पुरुषः। यहाँ पर भी रक्तः दंडः यत्र या यस्य इस तरह के रक्तदंडः पुरुषः इस तरह का बहुव्रीहि समास करके भी अर्थ प्राप्त किया जा सकता है। तो रक्तदंडः पुरुषः ऐसा बहुव्रीहि न करके रक्तदंडवान पुरुषः इस तरह का प्रयोग मिलता है। तो इससे पता चलता है कि यह नियम जो है अनित्य है, सर्वत्र यह लागू नहीं होता है। इसी तरह से कृष्ण सर्पवद वल्मीका यह भी प्रयोग होता है। तो इन नियमों को देखते हुए यदि अन्यत्र यह प्रयोग होता है तो यहाँ प्रयोग होने में क्या समस्या है। इसलिए दूसरा यहाँ पर मथुरानाथ जी तर्क दे रहे हैं। अव्ययीभावोत्तर पदार्थेन शमम तत्समास अनिविष्ट पदार्थांतर अन्वयस्य अव्युत्पन्नत्वात्। अव्ययी भाव समास के उत्तर पदार्थ के साथ उस समास में अनिविष्ट जो पदार्थांतर उसका अन्वय अव्युत्पन्न है। प्रकृति में अव्ययी भाव समास कहाँ पर है? वृत्तस्य अभावो अवृत्तम, वृत्तस्य अभावो अवृत्तम ऐसा बनाए हैं। उसके बाद जो है षष्ठी तत्पुरुष समास किए हैं, साध्याभाववतो अवृत्तम साध्याभाववतः अवृत्तम ऐसा किए हैं। अब अव्ययी भाव समास का जो उत्तर पदार्थ गुणस्य अभावो अवृत्तम, यहाँ पर जो है वृत्त पदार्थ जो है उत्तर पदार्थ है। उत्तर पदार्थ उत्तर पदम तो समासस्य चरमावयवे रूढ़ी ही, समास के जो चरम अवयव है उसी को उत्तर पद कहा जाता है। उत्तर पदार्थ हो गया वृत्तित्व पदार्थ हो गया। तो अवृत्तम यहाँ पर उत्तर पद हो गया, वृत्त हो गया और उत्तर पदार्थ हो गया वृत्तित्व। उस वृत्तित्व के साथ उस समास में अनिविष्ट जो पदार्थांतर, उस अव्ययी समास में अनिविष्ट जो साध्याभाववतः, यहाँ पर जो षष्ठ्यंत जो पद है उसका जो अर्थ है साध्याभावाधिकरण निरूपितत्व, साध्याभावाधिकरण निरूपितत्व, उस निरूपितत्व का अन्वय जो है उसके साथ अव्युत्पन्न है। किसके साथ? वृत्तित्व पदार्थ के साथ। तो साध्याभावाधिकरण निरूपितत्व का अन्वय जो है वृत्तित्व पदार्थ के साथ नहीं हो सकता, यानी साध्याभावाधिकरण निरूपिता या वृत्तिता, इस तरह का जो है बोध वहाँ पर नहीं हो पाएगा। यही कह रहे हैं कि अव्ययी भाव समास उत्तर पदार्थेन समम तत्समास अनिविष्ट पदार्थांतर अन्वय से व्युत्पन्नत्वात्। यथा भूतले उपकुंभम भूतले अघटम इत्यादौ भूतल वृत्ति घट समीप तदत्यंताभाव्यो अप्रतीते। क्या क्यों ऐसा नहीं हो सकता? तो कहते हैं कि उदाहरण है कि भूतले उपकुंभम भूतले अघटम, दो प्रयोग दिखा रहे हैं। कुंभस्य समीपम इति उपकुंभम, भूतले उपकुंभम इति भूतले उपकुंभम, इस तरह का ये प्रयोग है। अब यहाँ पर जो बोध होना है वह यह बोध होना है भूतल वृत्ति यह कुंभ तत् सामीप्यम, तो भूतल वृत्तित्व का अन्वय कुंभ पदार्थ के साथ नहीं होगा, उत्तर पदार्थ के साथ। उपकुंभम का जो उत्तर पदार्थ है कुंभ पदार्थ है, उस कुंभ पदार्थ के साथ जो है भूतल वृत्तित्व का अन्वय नहीं होगा। क्यों नहीं होगा?
कहे कि उस समास में अनिविष्ट यह पदार्थ हो गया। भूतल वृत्तित्व, भूतले यहाँ पर सप्तमी का अर्थ जो है वृत्तित्व अर्थ है, वह जो वृत्तित्व है, हाँ, तो भूतल वृत्तित्व इसका अन्वय जो है कुंभ पदार्थ के साथ नहीं हो सकता। क्यों नहीं हो सकता? क्योंकि एक देशान्वय है यहाँ। तो एक देश के साथ जो है उपकुंभम यहाँ पर जो है उत्तर पद के साथ जो उत्तर पदार्थ के साथ जो है भूतल वृत्तित्व का अन्वय नहीं होगा। तो क्या होगा? कुंभ सामीप्य के साथ अन्वय होगा। पदार्थ का पदार्थ के साथ अन्वय होता है। भूतल वृत्तित्व का कुंभ सामीप्य के साथ अन्वय होगा। कुंभ के साथ भूतल वृत्तित्व का अन्वय नहीं होगा। तो भूतल वृत्ति यह कुंभ तत् सामीप्यम, इस अर्थ की प्रतीति यहाँ पर नहीं होती है। दूसरा है भूतले अघटम, घटस्य अभाव अघटम, यहाँ पर भी अव्ययीभाव समास। तो भूतल, ये भूतले यहाँ पर सप्तमी है, उसका वृत्तित्व अर्थ है सप्तमी का। तो भूतल वृत्तित्व विशिष्ट यह घटः, भूतल वृत्तिर यो घटः अथवा वृत्तित्व विशिष्ट यह घटः, तस्य अभावः, हाँ, अत्यंताभावः, अभावपति न अत्यंताभावः, इस तरह के अर्थ की प्रतीति यहाँ पर भी नहीं होती है। क्योंकि यह भी जो अघटम, इस पद का जो उत्तर पद है घट है, उसका जो घट पद का जो अर्थ है घट पदार्थ, कम्बुग्रीवादिमान रूपी जो अर्थ है, उस अर्थ के साथ भूतल वृत्तित्व का अन्वय नहीं होगा। क्योंकि नियम यह कह रहा है कि अव्ययीभाव समास उत्तर पदार्थ के साथ जो है, तो उस समास में अनिविष्ट जो पदार्थांतर है उसका अन्वय अव्युत्पन्न है, व्युत्पत्ति विरुद्ध है वह। तो भूतल वृत्ति जो घटः तस्य अत्यंताभावः, इस तरह के अर्थ की प्रतीति यहाँ पर नहीं हो सकती है। बल्कि क्या होगी तो भूतल वृत्तित्व विशिष्ट घटाभावः, भूतल वृत्तित्व विशिष्ट घटाभाव अथवा भूतल वृत्तिर घटाभावः, इस तरह के अर्थ की यहाँ पर प्रतीति होगी। वही कह रहे हैं कि यथा भूतले उपकुंभम भूतले अघटम इत्यादो भूतल वृत्ति घट समीप तदत्यंताभावयोः अप्रतीतेः, एतेन वृत्तेरभावो अवृत्ति इत्यव्ययीभावानन्तरं साध्याभावतो अवृत्तिर्यत्र इति बहुव्रीहि इत्यपि प्रत्युक्तम। कुछ लोग कहते हैं कि वृत्तेरभावो अवृत्ति ऐसा अव्ययीभाव समास कर लेंगे, और साध्याभावतो अवृत्तिर्यत्र, साध्याभावतो अवृत्तिर्यत्र ऐसा बहुव्रीहि समास कर लेंगे। इससे जो है साध्याभावद अवृत्ति और तस्य भाव साध्याभावद अवृत्तित्वम, ऐसा इसमें समास की कल्पना करेंगे तो वह भी कल्पना जो है प्रत्युक्त हो गई, यानी खंडित हो गई। क्यों खंडित हो जा रही है? कह रहे हैं कि अव्ययी भाव समास कर लेने के बाद उसका जो उत्तर पदार्थ होगा उसके साथ उस समास में अनिविष्ट जो पदार्थांतर होगा उसका अन्वय यहाँ पर भी अव्युत्पन्न होगा। तो वृत्तेर भाव आवृत्ति करेंगे, उसका जो उत्तर पदार्थ हो गया वृत्तित्व पदार्थ हो गया, उसके साथ साध्या भावाधिकरण निरूपितत्व का जो अन्वय है वह नहीं बन पाएगा। तो इस तरह से ये जो दूसरी विधि से जो समास की कल्पना करते हैं, हाँ, वह भी इसी नियम से खंडित हो जाता है। वृत्तौ साध्याभावतो अनन्वयापत्तेः, क्योंकि वृत्ति में अर्थात वृत्तित्व में जो है साध्याभावत इस पदार्थ का साध्याभावाधिकरण निरूपितत्व का, साध्याभावता यानी साध्याभावाधिकरण निरूपितत्व का, इस निरूपितत्व का अन्वय जो है वृत्तित्व पदार्थ के साथ नहीं हो पाएगा। इस तरह से दूसरी आपत्ति जो है ग्रंथकार ने यहाँ पर